हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम लोगों का चैप्टर चल रहा था। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पाचन तंत्र तक पढ़ लिया था। पाचन तंत्र जो होता है दो प्रकार से होता है, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के जितने भी पॉइंट हैं हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पाचक ग्रंथियों के बारे में। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो पाचक ग्रंथियां, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहला क्या होता है? यकृत होता है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। दूसरा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके बाद तीसरा आता है अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा यकृत का फिगर बना हुआ है। ये यकृत है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये पित्ताशय है, और ये जो बना हुआ है ग्रहणी है। इसके बाद जो इधर निकला हुआ है ये अग्नाशय है। तो आइए सबसे पहले हम यकृत के बारे में देखेंगे। आइए बच्चे यकृत के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है यकृत। यकृत क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हाँ, शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर कहा जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग भी क्या होता है? यकृत होता है। इसके बाद कहा गया इसका भार कितना होता है? 1.5 किलो का होता है। अगर कोई सामान खरीद के लाते हो 1.5 किलो, जितना वजन उसका होता है उतने ही वजन का क्या होता है? हमारा यकृत भी होता है। फिर कहा गया यह उदर गुहा के दाहिने तरफ स्थित होती है। उदर गुहा का मतलब क्या होता है? पेट के दाहिने तरफ स्थित होती है। देखिए कहाँ स्थित होती है, अगर हम मेन बताएं तो हृदय होता है। हृदय के नीचे क्या लगा होता है? डायाफ्राम। देखिए ये हृदय है, ये हृदय है। हृदय के नीचे क्या लगा होता है? डायाफ्राम। और डायाफ्राम के दाहिनी तरफ क्या होता है? यकृत। और यकृत के नीचे क्या होता है? अमाशय। क्या होता है? अमाशय। तो हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए यकृत कहाँ स्थित होता है तो हृदय के नीचे क्या लगा होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के ऊपर दाहिनी साइड क्या स्थित होता है? हमारा लीवर स्थित होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कहाँ स्थित होता है? डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के ऊपर दाहिनी साइड स्थित होता है। इसके बाद कहा गया यह पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है, और यह एक ऐसी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है। देखिए पाचन बताया गया, यह पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। सहायता कैसे प्रदान करती है? हम लोगों ने जब पाचन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। HCl ये भोजन का पाचन करता है। क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, HCl। इसके बाद कहा गया यह ऐसी ग्रंथि है जो पित्तरस स्रावित करती है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। इसके बाद कहा गया HCl कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। और ये कैसे माध्यम में होता है? तो ये अम्लीय माध्यम में होता है। तो जब ये HCl इससे पित्तरस से रिएक्शन कर लेता है तो उसको कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। उसको कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। और ये भी है कि जितने ज़्यादा, अगर हम भोजन की बात करें, भोजन जितने ज़्यादा क्या होगा? सड़ेगा अगर पेट में, उतने ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है। आगे क्या कहा गया? यह एक ऐसी ग्रंथि है जो पित्तरस स्रावित करती है। कौन? यकृत। लेकिन अगर स्रावित करती है तो उसको स्टोर होने के लिए भी कुछ चाहिए। तो उसको स्टोर होने के लिए क्या बना होता है? पित्ताशय बना होता है, जो क्या करता है? पित्त रस को स्टोर करता है, मतलब पित्त रस को इकट्ठा करता है। तो आइए अब देखते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया है। अब यकृत के कार्य कैसे हैं, अब आइए उसके बारे में समझते हैं एक एक पॉइंट लिख के। आइए बच्चे इसके कार्य को देख लेते हैं। यकृत के कार्य, पहला इनका कार्य क्या होता है? पित्त रस का श्रावण करना। पित्त रस अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जो पित्त रस होता है, ये पित्त रस कहाँ से सिक्रीट होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। और स्टोर कहाँ से होता है? स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। तो क्या कह रहा है? पित्त रस अम्लीय प्रभाव को क्या करता है? कम कर देता है। अगर भोजन जितने ज़्यादा अम्लीय होगा
उतने ही एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये पित्तरस क्या करता है, भोजन के साथ मिल जाता है, रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। तो इसमें क्या कहा गया कि पित्तरस अम्लीय प्रभाव को क्या करता है, कम करता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस जीवाणुओं को मारता है। पित्तरस क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। जैसे आप लोग कभी कभी खाना बिना हाथ धुले या ऐसे ऐसे खा लेते हैं, तो उसके साथ जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उसको क्या करता है, पित्तरस मारने का कार्य करता है। इसके बाद कहा गया और भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन बचाता है, पित्तरस बचाता है। क्यों बचाता है, अगर भोजन जितने ज़्यादा अम्लीय होगा या जितने ज़्यादा सड़ेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम उतने ही ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, पित्तरस भोजन को सड़ने से बचाता है। ये क्या हो गया, पहला काम हो गया क्या, पित्तरस का श्रावण। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, हिपैरिन का निर्माण। जो हिपैरिन का निर्माण होता है, यकृत की कोशिकाएं हिपैरिन नामक एक पदार्थ स्रावित करती हैं। हिपैरिन एक पदार्थ होता है जो कौन स्रावित करता है, जो यकृत में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, हिपैरिन स्रावित करती हैं। और ये क्या करता है, जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। कहाँ जमने नहीं देता, जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जिसको आप लोग नस कहते हो, वही उसी को क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनियाँ कहती हैं। उसी में जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है वो कौन सा पदार्थ होता है, वो होता है हिपैरिन। तो ये किसके कारण होता है, हिपैरिन का निर्माण यकृत के कारण होता है कि यकृत में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या स्रावित करती हैं, वो स्रावित करती हैं हिपैरिन एक पदार्थ है उसको स्रावित करती हैं। और ये क्या करता है, जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता। कहाँ जमने नहीं देता है, तो जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उसमें जमने नहीं देता है। ये तो दो कार्य हो गए, दो कार्य और हैं इसके, आइए उसको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को हम यकृत के बारे में और बताना चाहें, जैसे अगर गांव में कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हो गया, उनके पित्त की थैली मतलब पित्ताशय निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, जब यही पित्तरस कौन स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है। यही पित्तरस क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है, स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोर हो रहा है क्या, पित्तरस। वही पित्तरस क्या होता है, जब गाढ़ा हो जाता है, जब गाढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्टोन बन जाता है। स्टोन जब बन जाता है तो उसको क्या होता है, ऑपरेशन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। किसको, पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। जब पित्ताशय को निकाल दिया जाता है तब जो भी मनुष्य का जो जीवन होता है बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये जो यकृत होता है, ये पित्तरस होता है, ये वसा का पाचन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये वसा का पाचन करता है। जब हमारा पित्ताशय ही नहीं है तो वसा का पाचन कौन करेगा। इसलिए चिकना पदार्थ है जिसका पित्ताशय निकाल दिया जाता है उसको चिकना पदार्थ बहुत कम खाना चाहिए। तो चलिए फिर इसके कार्य को आगे देखते हैं। कार्य क्या हो गया, दो कार्य हो गए, दो कार्य और हैं इसके, आइए देख लेते हैं। आइए बच्चों, यकृत के कार्य में आगे देखते हैं। आगे क्या है, तीसरा, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का कार्य क्या होता है, यकृत कोशिकाएं प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या होते हैं, ये रुधिर के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, रुधिर के प्रोटीन्स होते हैं। इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है। फिर कहा गया रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या होता है, कहीं पर अगर चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद ही क्या होता है, रक्त बहता मतलब ब्लड जो निकलता रहता है वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता देती है। कटा रहता है, कुछ दिन बाद वहाँ पपड़ी पड़ जाती है। पपड़ी पड़ने का मतलब क्या होता है, वो ठीक हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन होता है। तो क्या करता है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन्स का निर्माण करता है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करती है। इसी वजह से रुधिर का थक्का क्या होता है, जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, ग्लाइकोजन का संचयन। क्या है, ग्लाइकोजन का संचयन। जब पाचन के बाद आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तब यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संचित कर लेती हैं। बताया गया जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बन जाता है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती हैं और संचित करके कहाँ रख लेती हैं, यकृत में।
फिर जब उन्हें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो कहाँ से यकृत से वापस ले लेती हैं। तो इसमें यही कहा गया ग्लाइकोजन का संचयन करती हैं। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन का यही मतलब होता है कि जब ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक बन जाता है तो उसको किस में बदल लेती हैं? ग्लाइकोजन में बदल लेती हैं और उसको यकृत में क्या करती हैं? संचित कर लेती हैं। तो हमने आज क्या सीखा? यकृत के बारे में। तो आइए अब आगे देखते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या था? यकृत। यकृत कंप्लीट हुआ। अब क्या है? लार ग्रंथि। अब आइए लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो याद रखना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्यों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है सबलिंगुअल, दूसरा होता है पैरोटिड लार ग्रंथि और तीसरा क्या होता है? सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। तो जब सबलिंगुअल लार ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के नीचे, जीभ क्या जहाँ होता है उसके नीचे पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? ये कान के जड़ के पास पाई जाती है। जहाँ कान होता है कान के जड़ के पास पाई जाती है पैरोटिड। और तीसरा है सब मैक्सिलरी, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सब जबड़े में धसी हुई होती है। कौन? सब मैक्सिलरी। ठीक बात है। अब फिर यहाँ से पूछा जाता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो आइए देख लेते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी होती है? जब बड़ी होगी छोटी भी होगी, तो छोटी कौन सी होती है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होती है? सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। तो लार ग्रंथि के बारे में आप लोगों को जानकारी हुई। आप लोग एक रोग सुने होंगे, गलसुआ रोग। गलसुआ रोग नाम सब सुने होंगे। तो गलसुआ रोग कैसे होता है? जब यही पैरोटिड लार ग्रंथि में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। पैरोटिड लार ग्रंथि में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? गलसुआ रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गलसुआ रोग हो जाता है। ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि गलसुआ रोग कैसे होता है। जब पैरोटिड क्या है? एक लार ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? गलसुआ रोग हो जाता है। तो आप लोगों ने लार ग्रंथि के बारे में देखा। आइए थोड़ा लार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गई लार ग्रंथि। अब लार के बारे में देखते हैं। आइए बच्चों लार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लार, तो ये जो लार ग्रंथि होती है ये क्या स्रावित करती है? तो लार को स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? लार स्रावित करती है। अगर हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में कितना लार बनाता है? तो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर क्या होता है? लार बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 इसका पीएच मान होता है। और इसका मीडियम कैसा होता है? तो ये एसिडिक मीडियम में होता है लार। इसके बाद क्या होता है? लार में क्या पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? यकृत को देख लिया, लार ग्रंथि को देख लिया, साथ ही साथ लार के बारे में भी जानकारी हो गई। अब अगला हमारा टॉपिक क्या आता है? अग्नाशय, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैंक्रियाज। तो आइए बिना किसी देरी के उसको भी देख लेते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय क्या है? अमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि होती है। अमाशय होता है, अमाशय के ठीक पीछे क्या होता है? अग्नाशय होता है। और जो अग्नाशय होता है यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है। तो पहली ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। और दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। फिर आगे कहा गया इसकी लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। यह लाल रंग की संरचना होती है। ये जो तुम लोग को दिखाया गया है हरे कलर का, ठीक, ये इसकी जो होती है लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। और यह लाल रंग की
संरचना होती है और ये कहाँ स्थित होती है, तो अमाशय के ठीक पीछे होती है। फिर बताया गया भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम मौजूद होते हैं, किसमें, अग्नाशय है। अग्नाशय में भोजन को पचाने वाले जितने भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो किसमें मौजूद होते हैं, अग्नाशय में मौजूद होते हैं। तो आइए कुछ एंजाइम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों कुछ एंजाइम के बारे में देख लेते हैं जो किसमें पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, मतलब पैनक्रियाज में पाया जाता है। इसमें पहला क्या है, पहला है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है उसका क्या करता है, पाचन करता है। मतलब जब हम भोजन को मुख में लेते हैं, लार के प्रभाव से जो भी अंश बच जाता है उसका पाचन कौन करता है, उसका पाचन करता है एमाइलेज एंजाइम। अगला क्या आता है, लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या होता है, यह वसा को वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है, वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। आगे रुधिर के बारे में भी पढ़ना है और लसिका के बारे में भी पढ़ना है। तो ये किसका कार्य होता है, लाइपेज का कार्य होता है। क्या होता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, वसा को वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है। फिर क्या करता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये किसका कार्य होता है, लाइपेज का कार्य होता है। अगला क्या है, तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, यह भोजन के प्रोटीन वाले अंश को पचाकर एमिनो एसिड में बदल देता है। कौन, ट्रिप्सिन क्या करता है, भोजन के प्रोटीन वाले, जो प्रोटीन वाला अंश होता है उसको क्या करता है, पचाकर किसमें बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा यकृत पढ़ा, लार ग्रंथि पढ़ा और अग्नाशय के बारे में पढ़ा। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगले वीडियो में उपस्थित होंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।